जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु का हिंदी का ये पाठ्यक्रम हमारे सामने है। इसमें ऐसे कई सवाल हैं, पाठ हैं जो नेट की परीक्षा और आरपीएससी की परीक्षा और हिंदी की कई परीक्षाओं में जिसमें से सवाल आते हैं, और जो बच्चे बीए कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम की है। तो हम लोग बात करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ शामिल है। देखिए, प्रथम 6 माही में यानी प्रथम सेमेस्टर में जो शामिल है वो रहीम दास, जो कि मध्यकाल के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे, उनके लगभग 15 दोहे शामिल हैं और वो दोहे बहुत अच्छे हैं और उपयोगी भी हैं और तमाम परीक्षाओं में से, और रहीम के बारे में उसको लेकर के सवाल भी पूछे जाते हैं। दूसरा है सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के सर्वविदित और अपराजय कवि, जिनके बारे में ख़ास तौर से जो हिंदी पढ़ते हैं उनको पता है कि निराला हिंदी के छायावाद युग के कवि हैं और उनकी कविताएं कितनी महत्वपूर्ण है, उनका लेखन कितना महत्वपूर्ण है। और सरोज स्मृति असल में उनकी 19 साल की बेटी की जब अचानक मृत्यु हो जाती है, पहले से ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसे में निराला का जीवन किस प्रकार की त्रासदी में चला जाता है। तभी वो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 में इनका जन्म होता है और 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1935 में सरोज स्मृति, जो कि हिंदी का पहला शोक गीत भी माना जाता है, इसको हिंदी का पहला शोक गीत, ट्रेजिक सॉन्ग के रूप में भी याद किया जाता है या जाना जाता है। असल में निराला का जीवन जितना अंदर से भरा हुआ था, कह सकते हैं कि बाहर से उतना ही खाली था, और ये अंदर और बाहर का खालीपन एक दिन उनके जीवन में इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व के अंदर समाहित हो गया कि निराला एक त्रासदी में, एक दुख की दुनिया में धीरे धीरे चले जाते हैं। उनके भीतर का रस, उनके भीतर की जीवंतता धीरे धीरे विक्षिप्तता में तब्दील होती चली जाती है, क्योंकि दुनिया के साथ वो अपने आप को कह सकते हैं कि जोड़ नहीं पाए। तीसरा है मगध और कलिंग, जो श्रीकांत वर्मा हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रोमिनेंट कवि हैं और मॉडर्न राइटर के रूप में उनको जाना जाता है। मगध जो और कलिंग दोनों ही भारतीय प्राचीन साम्राज्य की रिपब्लिक या बड़े साम्राज्य रहे हैं और बड़ी राजधानियां रही हैं, और किस प्रकार से उन दोनों बिंबों या प्रतीकों के माध्यम से वो लोकतंत्र और मनुष्य के मूल्यों की फिर से कविता के माध्यम से पड़ताल करते हैं कि क्या हम जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, क्या वाकई वहाँ पर वो सब चीज़ें मौजूद है या हम सिर्फ उसके नाम पर जी रहे हैं। तो श्रीकांत वर्मा को हम गूगल सर्च करेंगे तो तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। और श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर में हुआ था, जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं और अच्छी कविताएं लिखी इन्होंने। एक सम्मानित और एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में असल में आधुनिक मनुष्य की विडंबना या पीड़ा को श्रीकांत वर्मा बड़े गहरे से अपनी कविता में दर्ज करते हैं। अगले कवि हैं लीलाधर जगूड़ी, ये भी आधुनिक कवि हैं। इनकी कविताएं भी आधुनिक मनुष्य की विडंबना या पीड़ा को हमारे सामने व्यक्त करती है। मोड़, टर्न, डिपार्चर, मोड़ के माध्यम से कवि जीवन में होने वाले परिवर्तनों और प्रस्थान बिंदुओं को दर्ज करते हुए किस प्रकार से कोई घटना, कोई मोड़ हमारे जीवन में कैसे एक बहुत बड़ा प्रस्थान साबित होता है, और कई बार वो ही मोड़ हमारे जीवन को विस्थापित कर देता है या तबाह कर देता है।
तो ये सब मोड पे डिपेंड करता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। तो उन परिवर्तनों के माध्यम से जगूड़ी जी मनुष्य जीवन या मनुष्य के जीवन में होने वाले परिवर्तन को ही एक तरह से दर्ज करते हैं। ये कविता भी आधुनिक कविता है और बड़ी अच्छी कविता है। तो ये हो गया है गद्य वर्ष वाला पार्ट, और आगे है प्रोज पद्य वाला पार्ट है। ये हो गया वर्ष यानी कविता, और ये गद्य वाला है प्रोज। आगे है प्रोज में है 4 राइटर हैं, हिम्मत और जिंदगी रामधारी सिंह दिनकर, जिनके बारे में आप जानते ही हैं, जिनको राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। रश्मि रथी और तमाम तरह के ग्रंथ लिखे इन्होंने, संस्कृति के 4 अध्याय लिखा और भारतीय इतिहास और परंपरा पर काफ़ी अध्ययन किया इन्होंने। तो इस निबंध हिम्मत और ज़िंदगी में वो मनुष्य के साहस की बात करते हैं कि साहस से ही मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर मनुष्य अपने विपरीत समय में अगर अपने साहस को, अपने आत्मविश्वास को खो देता है तो वो सारी उम्र पछताता है या पश्चाताप करता है। अगले कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल, और रेणु को जितनी साहित्य की दुनिया में प्रसिद्धि मिली उतनी शायद किसी रचनाकार को अपने ज़माने में नहीं मिली होगी। 1954 के आसपास इनका नोवेल आता है मेला आंचल, और तभी से रेणु हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में, आंचलिक यानी कि कैसे रूरल जीवन को हाउ टू एक्सप्लेन इनसाइड द फिक्शन, रेणु फिक्शन या उपन्यास के माध्यम से ग्रामीण जीवन की तमाम विडंबनाओं को व्यक्त करते हैं। तीसरी कसम उनकी बहुत ही फेमस कहानी है जिस पर फिल्म बनी थी, और फिल्म बनते समय वहाँ पर सेट पर जो शूटिंग हुई थी, जब वो जाते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है, उन सारी घटनाओं का रेणु का आंखों देखा वर्णन है या चित्रण है। रीढ़ की हड्डी विनोद रस्तोगी का एकांकी है। इसमें उमा के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से पुरुष हमेशा स्त्री को अनपढ़ रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहे और वो बाहर की दुनिया से कभी परिचित ना हो। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा के माध्यम से ये बात बताई गई कि क्यों ये पितृसत्ता या पुरुष प्रधान समाज स्त्री की बराबरी या स्वायत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए जब उमा की शादी के लिए लड़के वाले उसको देखने आते हैं, तो जब उसके बारे में पूछते हैं कि ये घर का खाना बनाना जानती कि नहीं जानती है, कॉलेज में पढ़ती तो नहीं है, ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं चाहिए हमको सिर्फ गृहिणी चाहिए, हम नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं, तब उमा इस प्रकार की शादी के लिए तुरंत वहीं से मना कर देती है। अंतिम पाठ है ओम थानवी साहब, हमारे समय के बड़े पत्रकार थे यानी पत्रकार तो है लेकिन अभी रिटायर्ड हो गए हैं। वो हिंदी की जनसत्ता के बड़े संपादक और बड़े थिंकर, चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। अतीत में दबे पाव यात्रा वृत्तांत हैं ये। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहीं की वो यात्रा करते हैं और उसी नाम से उनकी किताब आती है। उसी किताब के कुछ अंश यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं कि जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, वहाँ की जब वो यात्रा करते हैं तो वहाँ क्या क्या देखते हैं और कैसे अपने अतीत, अपने उस इतिहास में चले जाते हैं उस मानव सभ्यता के सबसे आरंभिक काल में। तो बस की यात्रा और अपने वहाँ क्या क्या किस्से मिलते हैं, क्या देखते हैं। वहाँ कहते हैं कि अभी भी जब रास्ते में जा रहे थे तो डाकुओं की बात करते हैं कि अभी भी डाकू रहते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं और बड़ा अच्छा यात्रा वृत्तांत है ये। और ओम थानवी जी का अपना लिखने का एक तरीका है। तो ये कह सकते हैं कि प्रथम सेमेस्टर के आपके 4 पाठ्य अध्याय हैं जिन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।